मैं अमरीश मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं जनगण की बात न्यूज। आज हम लोग बात करेंगे, मेरे साथ पीयूष मिश्रा मौजूद हैं। पीयूष मिश्रा के साथ साथ दो और विश्लेषक मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का लगभग सीटों का हम लोग हाल जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ पीयूष मिश्रा जी हैं जो अच्छे खासे राजनीतिक विश्लेषक माने जाते हैं और लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव पर अपनी राय रखते आ रहे हैं। पहले से इनकी प्रेडिक्शन थी कि भाजपा लगभग 250 सीटें पार करेगी और आज हम भाजपा उस कंडीशन पर खड़ी हुई है, उस स्थिति में खड़ी हुई है कि भाजपा 250 से ज्यादा सीटें जीत रही है। तो सबसे पहले पीयूष जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमरीश जी। आप क्या कहेंगे जो आज भाजपा की लैंडस्लाइड जीतती रही, क्या कहेंगे? देखिए अमरीश जी, आप से हमारी मुलाकात तीसरे चरण के बाद हुई थी जी, और तीसरे चरण में भी आपने मुझसे पूछा था कि पीयूष जी आप बताइए कि आप अभी भी क्या कहना चाहते हैं। जी, देखिए मैं एक चीज अभी भी स्पष्ट रूप से आज मैं कह दूं, एग्जिट पोल आने के बाद में एग्जिट पोल के जो भी नतीजे थे जी, उसके बाद नामी एग्जिट पोलों ने किसी ने 288 से 325, किसी ने 314, किसी ने 214, किसी ने कैसे करके ढेर सारे वेरिएशंस के साथ उन्होंने अपने अपने पोल रखे। जी, मैंने आपसे तब भी कहा था अमरीश जी कि अगर बीजेपी 2017 में 325 सीटें जीत रही है, जी, अगर बीजेपी अपने वर्स्ट कंडीशन को मैच करती है, जी, अगर बीजेपी बहुत ज्यादा खराब परफॉर्मेंस करेगी तो मैं प्रत्येक जिले से कुछ ऐसे जिले हैं जिनसे एक या दो विधानसभा सीटें हटा के, मैंने आपसे कहा था कि ये जो बीजेपी का सबसे बुरा प्रदर्शन 214 के आसपास रहेगा और बीजेपी अकेले 250 से ज्यादा सीटें जीतेगी। मैंने हमेशा गठबंधन की बात नहीं की। दूसरी चीज ये थी, मैंने आपसे कहा था कि जैसे बीजेपी के, मैंने एक और प्रोजेक्शन मैंने आपको बताया था कि बीजेपी चरण 1 में जैसा कहा जा रहा था, एक तरीके से माहौल बनाया गया था कि किसान आंदोलन से प्रेरित क्षेत्र है और वहां पर बीजेपी का जो है सुपड़ा साफ होने जैसी कंडीशन है क्योंकि अखिलेश और जयंत मिले हैं, तो क्या होगा जाट लैंड जिसे कहा जाता है। उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि देखिए जैसा प्रोजेक्शन किया जा रहा है ऐसा ही ठीक प्रोजेक्शन 2019 के लोकसभा चुनाव में भी किया गया था कि मायावती और अखिलेश के मिलने से एक दूसरे के वोट ट्रांसफर होंगे और एक तरीके से अगर वोट शेयर को जोड़ा जाता था तो वो 70 सीट पे जाते थे और बीजेपी 10 सीट पे आके रुकती थी, परंतु रिजल्ट 63 और 8 और सबके साथ के रहे। छोटा क्वेश्चन बता करेंगे, क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ मोदी योगी फैक्टर काम किया? क्या कारण रहा कि भाजपा की प्रचंड बहुमत दोबारा पास? देखिए डेफिनेटली अमरीश जी आपका सवाल अच्छा है और दोनों दल कहीं ना कहीं सपा प्लस और बीजेपी प्लस एमवाई फैक्टर पे लड़ रहे थे। उनके पास अपना एमवाई था मुस्लिम और यादव, इनके पास अपना एमवाई था मोदी और योगी। अब इनका एमवाई उनके एमवाई पे डेफिनेटली भारी पड़ा। अब आप देखिए एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मोदी सिर्फ और सिर्फ अगर उन्हें राजनीतिक दल एक नेता के रूप में समझता है तो यही सारे राजनीतिक दल फेल होते जा रहे हैं क्योंकि मोदी अब एक राजनेता से ज्यादा एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुके हैं। आप देखिए उत्तराखंड की बात करिए, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है गठन के बाद से अल्टरनेट ईयर्स में 5 सालों में सरकारें बदलती रही हैं और वहां पे इस बार आप देखिए कि 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले, उसके बाद चुनाव होते हैं, उनका खुद का मुख्यमंत्री हार जाता है, फिर भी बीजेपी वहां पर 43 से ज्यादा सीटें लाके पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। गोवा में सेम सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं मोदी एक इंटरनेशनल ब्रांड के रूप में खुद को स्थापित कर चुके हैं और इसका कार्ड अभी विपक्ष के पास नहीं है। तो सर एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि बीजेपी भाजपा सरकार कहा जाता है कि इनकी मतलब नीतिगत काम करते हैं, फिर भी इनके उप मुख्यमंत्री समेत लगभग 3-4 मंत्री हारे, उसका आपका क्या कारण रहा होगा? देखिए अमरीश जी आपका ये भी सवाल अच्छा है, इस सवाल से लोग बचते हैं, परंतु सबसे पहले हम शुरू करें भाजपा के नंबर 2 प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव हारे। एक्चुअल में जब चुनाव में सीटों की घोषणा की गई थी, समीकरणों को देखते हुए सिराथू जब पे कैंडिडेट कैमरावादी सपोर्टेड डॉक्टर पल्लवी पटेल को उतारा गया था तो भी कहीं ना कहीं लोगों ने ये जरूर कहा था कि मौर्य जी फंस गए हैं। सभी पत्रकार जो जितने जमीन पे गए, जिन्होंने अपना एग्जिट पोल पूछा, उन सबका ये दावा था कि मामला लड़ाई का हो गया है, परंतु ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक ऐसा चेहरा जो भाजपा में नंबर 2 की हैसियत रखता है, पूरे कैंपेन में स्टार प्रचारक के रूप में उन्होंने कैंपेनिंग की, खुद की सीट हारे, निश्चित रूप से ये आश्चर्यजनक है।
क्योंकि वहां से वो एक बार सांसद भी रह चुके हैं। जी। वो फूलपुर का जो संसदीय क्षेत्र उसमें उनकी पकड़ भी मजबूत है। जी। एक ओबीसी चेहरे के रूप में उन्होंने भाजपा में नंबर 1 पे भी उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। तो कहीं ना कहीं मौर्य जी का चुनाव हारना निश्चित रूप से एक झटका है। दूसरी बात आते हैं इनके शिक्षा मंत्री की बात करें अगर, सतीश द्विवेदी जी का। देखिए सतीश द्विवेदी जी कहीं ना कहीं उन्होंने चुनाव बहुत ही ढंग से लड़ा, बहुत ही अच्छी फाइट दी उन्होंने। माता प्रसाद पांडे जी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। जातीय गणित में भी दोनों पंडित थे, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके बावजूद भी पिछली बार लहर थी, इस बार कहीं ना कहीं कैंडिडेट का भी असर पड़ा है। अगर हम देखें तो कई सारी सीटों पे कैंडिडेट का भी असर पड़ा है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, गोंडा संसदीय क्षेत्र की गौरा सीट है। गौरा सीट पे कांग्रेस ने अच्छी खासी लड़ाई की है और वो थर्ड पोजीशन पे, हालांकि राम प्रताप सिंह गए, तो वहां पे कांग्रेस का वोट नहीं था, वो राम प्रताप सिंह का अपना व्यक्तिगत वोट शेयर था। इसी तरीके से कहीं ना कहीं इस बार कैंडिडेट ने भी अपने अपने स्तर की लड़ाई लड़ी है। अब अगर कोई कहे कि जदयू एक सीट यहाँ पे जीती, तो वो सिर्फ जदयू की नहीं है, वो सिर्फ धनंजय सिंह के अपने चेहरे की सीट है। तो हमारे साथ संदीप सिंह जी भी हैं, तो संदीप सिंह से हम सीधा सवाल करेंगे कि आप जो आपका अपना विधानसभा क्षेत्र रहा है, वहां से आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति रही? सर स्थिति पहले जैसी थी, लोगों में थोड़ा गुस्सा था, नाराजगी थी वो जानवर की वजह से। बाकी लोगों को जैसे कि राजीव गांधी के बाद से लाइट जो मतलब बिजली का जो मुद्दा था, राजीव गांधी के बाद से गांव में लाइट लगभग 20 घंटे 22 घंटे मिल गई। राजीव गांधी के टाइम पे लाइट लगभग 24 घंटे रहती थी लाइट। उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उधर से निकला, फिर वो आपका बनारस और लखनऊ हाईवे निकला, उससे लोगों को मतलब काफी सुविधा हुई। लोग मतलब काम देख रहे थे, इस वजह से वहां पर वोटिंग भाजपा को गई। दूसरा ये था कि इस बार गठबंधन नहीं था कांग्रेस और सपा का, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव भाजपा की वोटिंग पर पड़ा, क्योंकि जो ये 15-20 हजार वोट कटे हैं सपा में गए हैं, वो मतलब ये तो निश्चित था कि वो कांग्रेस को मतलब सपा को ही जाते अगर कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं होता तो। अगला सवाल लेते हैं आपके फिर से आपसे एक बार आपसे हम रूबरू होना चाहिए कि जो उपेंद्र तिवारी है, मंत्री थे, कद्दावर मंत्री थे, तो उनकी हार का क्या कारण रहा, जबकि वो युवाओं के साथ लगातार क्रिकेट खेलना सब कुछ बहुत से घुले मिले रहते थे, तो उनकी हार का क्या कारण रहा? देखिए अमरीश जी, उपेंद्र जी फेफना विधानसभा से का चुनाव हारे, तो उसमें कहीं ना कहीं तरीके से आप कहते हैं तो ये उसमें एकमात्र जो जिम्मेदार है वो था जातीय समीकरण। उपेंद्र जी निश्चित रूप से 5 साल एक सक्रिय मंत्री के रूप में रहे, कैंपेनिंग के लिए खुद योगी जी भी उनके साथ गए, उनके मोदी जी ने भी एक जनसभा की। उपेंद्र जी पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं संघर्ष करते नजर आए। वो संघर्ष दिख रहा था कि वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी अपनी सीट पे नहीं है और उनको एक अच्छी लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। हालांकि उपेंद्र जी ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी, वहां के राजा संग्राम सिंह उनका अपना क्षेत्र है, उसमें पकड़ ज्यादा है। व्यक्तिगत सीट से वो कोई भाजपा की परंपरागत सीट नहीं थी। 2017 में मोदी लहर से उपेंद्र जी जीत के आए थे, इसलिए उनका कद भी बड़ा था, परंतु जातीय समीकरण कभी भी भाजपा के पक्ष में नहीं थे। और उपेंद्र एक कहीं ना कहीं दूसरी चीज ये भी है कि उस जो बलिया रीजन था, बलिया में कहीं ना कहीं भी कह सकते हैं कि जो आपके दलबदलू या जिन्हें कह लीजिए कि जो विरोधी निकल के आए, अंदर के विरोधी, अंदरूनी गतिविधि जो विरोधी है, कहीं ना कहीं इसका असर बैरियर विधानसभा में भी पड़ा। सुरेंद्र सिंह वहां से बगावत करके और उसके बाद में उन्होंने वीआईपी से इलेक्शन लड़ा, तो बलिया कहीं ना कहीं तरीके से पूरे उस माहौल में इधर उधर हिलती रही और वहां के प्रत्याशियों को टिकट कटने से, उस बदलने से एक तरीके से बलिया में जो है। आप सब श्रावस्ती से बिलोंग करते हैं, हम आपसे साफ तौर पर सीधा क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, बिना घुमाए सीधा क्वेश्चन पूछेंगे कि माता